Hello everybody, I am Dr. Shivani Bhatnagar from Department of Education of BVD University, Lucknow. Today my topic is David Azubil Advanced Organizer Model which comes in your ICT paper Module 1. इससे पहले आपने पढ़ा कि क्या मॉड्यूल क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो मॉडल जैसा कि आप जानते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं कि जो हमारी टीचिंग को एक प्रारूप देते हैं। ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है, कैसा साइंटिफिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए। तो और इनका आधार क्या था, मैंने आपको बताया था, जितनी हमारे फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल, ये सब हमारे साइकोलॉजिकल, ये हमारे इसके आधार है। और इनसे ही हमारे क्या क्या बने हैं, हमारे जो मैगज़ीन्स हैं, हमारे टीचिंग प्रिंसिपल हैं, सब इनसे ही फॉर्मुलेटेड हुए हैं। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, व्हाट इज़ टीचिंग मॉडल। अब इसके एलिमेंट्स भी मैंने बताए थे आपको। इसके बाद फैमिलीज़ में आपने सारी फैमिलीज़ पढ़ी थी, उसमें से 2 आपके डिटेल में हैं मॉड्यूल पढ़ना, जिसमें एक आपको मैंने इंक्वायरी मेथड पढ़ाया था, अब दूसरा आपका ये है डेविड आज़ुबेल एडवांस ऑर्गेनाइज़र मॉडल। इस मॉडल में जैसे कि आपने कुछ चीज़ें मैंने मैगज़ीन्स में पढ़ाई थी कि पूर्व ज्ञान से संबंध करके अगर हम पढ़ाएं बच्चे को, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, तो वो ज्ञान उस बच्चे को अच्छे तरह से उसको समझ में आता है, लर्न होता है, और वो ज़्यादा समय तक उसके मस्तिष्क में बना रहता है। तो जो आज़ुबेल थे, आज़ुबेल ने जो दी, पहले तो मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, सबसम्पशन थ्योरी। आज़ुबेल जो थे एक साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने बताया कि अगर हम वर्बल लर्निंग यानी कि लर्निंग के बारे में जो इनका कॉन्सेप्ट था, ये बताया कि हम जो है स्टूडेंट्स जो है, हमारे छात्र जो हैं, 4 तरह से सीख सकते हैं। पहला, हम रट के याद करते हैं, है ना, रट के भी सीख सकते हैं। जो हम ज़्यादातर जब हमारी लोअर क्लास होती है, हम लोग टेबल से याद करते हैं, वो कैसे रटिफिकेशन, है ना, रट के याद, राइम्स याद कराते हैं हम, तो वो कैसे याद होती है हमारी, कैसे याद होती है, रट के याद कराते हैं। तो इसका भी विधि का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इस मेथड का भी, क्योंकि जब बिल्कुल लोअर क्लास के बच्चे होते हैं तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाता है ना, ज्ञानात्मक पक्ष उनका इतना डेवलप्ड नहीं होता है। तो हम इसके लिए कौन सी विधि अपनाते हैं, रटने वाली विधि। दूसरी रोट विधि या रोट मेथड कहते हैं। दूसरा फिर इसका है मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग को आज़ुबेल ने ज़्यादा अच्छा बताया कि अगर हम बच्चे को मीनिंगफुल, उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसको हम क्या बताएं, उसको याद कराएं, उसका अर्थ समझ के बच्चा उसको जब लर्न करता है तो वो अच्छे से उसको समझ में आता है। तीसरा इन्होंने बताया था हमें कि एसिमुलेट करके, कि अगर हम पूर्व ज्ञान को कैसे करें, नवीन ज्ञान से जोड़ के बताएं, तो हमारा कैसे ज्ञान होगा, वो हमारा कैसा हो गया, एसिमुलेट, आत्मसात करना, है ना, आत्मसात करना। और चौथा उन्होंने बताया था हमारा, जो फोर्थ था वो है हमारा ये क्या कहते हैं, जो हम रिसर्च के उससे करते हैं, रिसर्चर्स करते हैं, डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी में क्या होता है कि खुद जो है वो अपने आप ढूंढ के, तो किसी तरह एक्टिविटी करके वो बच्चा खुद अपना सीखता है। तो देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग, किस तरह से हम कैसे सीखते हैं। पहले मैंने आपको बताया रोट मेथड, दूसरा मैंने बताया मीनिंगफुल, तीसरा क्या कहते हैं, हम आत्मसात करते हैं, और चौथा हमने बताया आपको रिसर्च मेथड या डिस्कवरी मेथड। तो ये उन्होंने जो सबसे अच्छा मेथड बताया आज़ुबेल ने, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग भी कहते हैं और सबसम्पशन थ्योरी भी इसको कहते हैं। तो सबसम थोड़ा सा हमें इस मॉडल को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा आज़ुबेल की विचारों को समझना पड़ेगा, जिससे हमें इस मॉडल को के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहेगी। तो इससे पहले, हम मॉडल पे आने से पहले, मैं आपको आज़ुबेल के बारे में जो उनकी विचारधाराएँ थी, वो मैं आपको, उनके जो व्यूज़ थे उनको मैं क्लियर करूँगी। तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि आज़ुबेल कौन थे। ये हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD करी थी, और इन्होंने ये बताया कि मीनिंगफुल लर्निंग कराने से बच्चा अच्छी तरह सीखता है। तो डेविड आज़ुबेल प्रपोज्ड वेज ऑफ इम्प्रूविंग द मैनर ऑफ टीचिंग,
he suggested the use of graphic organizer. His ideas are contained in his theory of meaningful verbal learning. उन्होंने बताया कि यदि ऑर्गेनाइज़र जो है, जो अगर हम टीचर जो है अगर ग्राफिक प्रेजेंटेशन करे, अगर मुझे कोई कंसेप्ट समझाना है, जस्ट फॉर मुझे फिशेस के बारे में बताना है या मुझे एम्फीबियंस के बारे में बताना है, तो पहले मैं एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं, वर्टिब्रेट एंड नॉन वर्टिब्रेट। नॉन वर्टिब्रेट में कौन कौन से आते हैं, वर्टिब्रेट्स में 4 होते हैं, एम्फीबियस, मैमल्स। तो इससे मैंने क्या करा, पहले मैंने ऑर्गेनाइज़ करा कंटेंट को इन दिस थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, जिससे उसको याद करने में आसानी रहेगी। तो आसुबेल का करना था, ही सजेस्टेड द यूज़ ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र, यानी कि हमें ग्राफ बना के स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए। खाली हमें ये नहीं कि मुझे अगर रेप्टाइल्स पढ़ाने हैं तो मैं खाली मान लो बायोलॉजी की टीचर हूँ, मुझे रेप्टाइल्स बताने हैं तो मुझको क्या करना है, खाली रेप्टाइल्स नहीं बताना। पहले मैं शुरू से बताऊँगी कि बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारी पृथ्वी पे। उन एनिमल को हमने 2 भागों में बांटा, वर्टिब्रेट एंड नॉन वर्टिब्रेट, है ना। वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से आते हैं, तो इससे उनको समझने में और उसको याद करने में आसानी है। तो पहले हमें ऑर्गेनाइज़ करना होता है, यही आसुबेल का कहना था। इसके बाद नॉलेज इज़ हियरार्चिकली ऑर्गेनाइज, द न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल टू द एक्सटेंट दैट इट कैन बी रिलेटेड व्हाट इज़ ऑलरेडी नॉन, है ना। तो ये आपने पढ़ा था कि अगर हम जो भी चीज़ न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल, उनको हियरार्चिकली हमें ऑर्गेनाइज़ करना है। जैसे मैंने अभी आपको पूरा बताया कि कैसे हमें करना है कि मैमल्स को 2 भाग, मैमल्स कहाँ आए कि पहले वर्टिब्रेट्स है। अगर मैंने ये बताया है कि मैमल जो है वर्टिब्रेट्स वाले में आते हैं, तो मुझे पूरा ऊपर से ऑर्गेनाइज वे में बताना पड़ेगा कि वर्टिब्रेट सारे एनिमल्स को 2 पार्ट्स। तो हियरार्चिकली ऑर्गेनाइज द न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल टू एक्सटेंड दैट इट कैन बी रिलेटेड व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन, और हमें अटैच करना है उनसे, है ना, एनकोड करना है कि हमें अगर एसिड, साइंस एसिड पढ़ा रही हूँ तो एसिड्स की पहले उनकी जो है उनका कलर है, टेस्ट है, लिटमस पेपर को रेड कर देता है, तो पहले मुझे उनकी उसकी जो नॉलेज है, जो उसको जानता है या वो जो देख रहा है उसके बारे में दूंगी, तब मैं एसिड के बारे में आगे बढ़ाऊँगी। तो आपने देखा कि इसमें जो जोर दे रहे हैं आसुबेल का जो था वो मीनिंगफुल लर्निंग को ज़्यादा जोर दिया इन्होंने, या सम्पशन थ्योरी। ये आता है टेट में कि सम्पशन थ्योरी किसकी है, आसुबेल की। आसुबेल का कहना यही था कि अगर हम मीनिंगफुल लर्निंग कराएं, मीनिंगफुल लर्निंग जो होती है वो क्या होती है कि जो पहले से बच्चा जानता है उससे हम अटैच करके आगे बढ़ाएं और हियरार्चिकली अरेंज करें नॉलेज जो हम न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो उनके लर्निंग के बारे में ये कॉन्सेप्ट था। फोकस ऑफ आसुबेल थ्योरी, आसुबेल थ्योरी ने किस किस पॉइंट पे ज़्यादा एम्फेसिस करा, इसको हम डिस्कस करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इज़ द क्वांटिटी, क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्नर प्रेजेंट नॉलेज, है, या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। देखिए, ये माना जाता है कि जो भी हम न्यू इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को दे रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन से ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उससे जो प्रीवियस नॉलेज होगी कुछ तो उससे रिलेटेड वो जानता होगा। अगर मैंने एसिड पढ़ाना है, मैंने को शुरुआत करनी है, तो कैसे करूँगी भाई, पहले एसिड से पहले मैं जाते एसिड तो शुरू नहीं कर दूँगी। उसके लिए मुझे पहले बताना पड़ेगा कि भाई आप कौन कौन से फल खाते हैं। बच्चे बताएंगे मैम हम आम, संतरा, केला, जो अच्छा इसमें से खट्टे फल कौन से हैं, तो बताएंगे मैम संतरा। या आपको कौन सा खट्टा फल पसंद है। तो देयर आर द सो मैनी क्वेश्चन जो हम इंट्रोडक्टरी सेक्शन में पूछते हैं। उससे अब उन्हें बताया कि ये खट्टे जो हैं एसिड्स होता है, साइट्रिक एसिड होता है। तब मैं कंटिन्यू करूँगी साइट्रिक एसिड या एसिड के बारे में बताना। तो इसलिए हमने ये देखा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इज़ द क्वांटिटी, क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्नर प्रेजेंट नॉलेज। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसमें उसकी क्या नॉलेज है ना, कितना वो प्रीवियस नॉलेज है जो हम उसको न्यू इन्फॉर्मेशन जो देने जा रहे हैं उसके संदर्भ में उसका क्या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है। उसके लिए हमें देखना होगा कि कितनी उसकी क्लैरिटी है ना, कि जो आप उसको उस प्रीवियस नॉलेज में उसकी कितनी क्लैरिटी है, कैसे हम उसको अपनी नई इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये ऑर्गेनाइज़र का या टीचर का ये सबसे ज़्यादा रोल है कि पहले तो उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को जो है
वो समझे तभी तो लर्निंग स्ट्रक्चर देगा वो उसको। देखिए लर्निंग स्ट्रक्चर देने क्यों देता है, कैसे देगा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस देते हैं। आपने पिछले सारे लेक्चर में आपने देखा कि टीचर क्या करता है क्लास में, भाई इंफॉर्मेशंस देता है, इंफॉर्मेशन देता है और क्या करता है, लर्निंग स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। क्यों करता है, जिससे कि बच्चे में चेंज इन बिहेवियर आ जाए, चेंज इन बिहेवियर आ जाए या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आ जाए या एडवांसमेंट ऑफ बिहेवियर आ जाए, सब ये लर्निंग है। तो इसके लिए एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मुझको देखना होगा कि इसका बच्चे का इस समय कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कैसा है और लर्निंग क्या है। मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन दूंगी कि उससे अटैच्ड हो प्रीवियस नॉलेज से, जिससे कि जो नया कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनेगा, जो उसके ज्ञानात्मक पक्ष में थोड़ा चेंज आएगा ना, जब मैं उसको कोई नॉलेज दूंगी नहीं तभी चेंज आएगा जब मैं उसके अंदर जो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है, नई इन्फॉर्मेशन में उसकी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन से जोड़ती हूँ। इसके बाद आपका द वे ऑफ स्ट्रेंथन द स्टूडेंट cognitive structure is by using advanced organizer that allows the student to already have a bird eye view or to see the big picture of the topic to be learned even before going to the detail। तो ये आपको इसका कहना क्या है कि जो भी स्टूडेंट का जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है प्रेजेंटली, है ना, प्रीवियस नहीं, पढ़ाने से पहले जब मैं क्लास में जाती हूँ तो उसका जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, ये तो है नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक बच्चे बैठे हैं, तो जो भी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसमें हमें क्या करना है कि कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके पास वर्ल्ड आई व्यू है, उसके लिए हमें बिग पिक्चर तभी देंगे जब हम उसको पहले हम ये देखें कि वो कितना जानता है। तो ये आप देख रहे हैं कि आंसू बहन ने जो बातें कही हैं, सारी जो भी पॉइंट्स दिए हैं, वो यही कहा है कि पहले हमें प्रीवियस नॉलेज या उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर देखना है, तभी हम उससे जोड़ेंगे आगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे उन्होंने जोड़ दिया समशन। समशन क्या है, समशन क्या है कि ए प्रोसेस बाय विच न्यू मटेरियल इज़ रिलेटेड टू रिलेवेंट आइडिया इन एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ये मैं आपसे पहले भी बता रही हूँ। सम थ्योरी किसने दी है हमें, किसने दी, आंसू बहन ने दी। और ये थ्योरी क्या है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम नए मटेरियल को किससे रिलेट करते हैं, रिलेवेंट आइडिया इन एग्जिस्टिंग द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो अगर जो प्रेजेंट है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो उसका ज्ञानात्मक पक्ष है, उसमें जो भी उसके सार्थक व्यूज़ जुड़े हुए हैं, उन व्यूज़ को हम किससे जोड़ते हैं, न्यू मटेरियल से जोड़ते हैं। तो ये क्या है, सबसम्पशन थ्योरी। इसके बाद 4 प्रोसेस फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। आपने देखा मीनिंगफुल लर्निंग की बात आंसू बहन ने कही, आंसू बहन ने मीनिंगफुल लर्निंग की बात कही, यानी कि पहले उसको जो हमें लर्न कराना है वो ही नहीं बस उसको रटा देना है, उससे पहले हमें उसकी प्रीवियस नॉलेज के संग अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करना है, जिससे कि उसको पढ़ने में आसानी रहे। तो इसके 4 प्रोसेस हैं फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। कौन कौन से प्रोसेस हैं जो सबसम्पशन थ्योरी ने, डेरिवेटिव सबसम्पशन क्या है, एग्जिस्टिंग नॉलेज प्लस न्यू नॉलेज इज इक्वल टू लर्निंग। डेरिवेटिव सबसम्पशन क्या होता है, ये 4 जिसको मैंने बताया था सबसम्पशन ने कि 4 प्रोसेस हैं कि ए प्रोसेस बाय विच न्यू मटेरियल इज़ रिलेटेड टू रिलेवेंट आइडियाज इन एग्जिस्टिंग द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। जो भी उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है बच्चे का, पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें हम न्यू मटेरियल कैसे जोड़ें। हमें अटैच उससे ही करना है जो उनके प्रेजेंट इसकी सिचुएशन है, तभी क्यों करना है, तभी बच्चे को अच्छे से लर्न होगा, वो रटेगा नहीं। वो समझ के याद कराने में अगर हम रटाएंगे तो रटा वाला चीज़ बहुत देर तक नहीं रहता है, धीरे धीरे बच्चा भूलने लगता है। लेकिन अगर हम उसे समझा के पढ़ाएंगे, मीनिंगफुल लर्निंग कराएंगे, है ना, उसके लिए हिरैचिकली हम पहले शुरू से नॉलेज देंगे तो उसको क्या करेगा, ज्ञान उसको अच्छा होगा। तो ये सबसम्पशन जो है आपका 4 तरह का है, डेरिवेटिव, एग्जिस्टिंग नॉलेज, न्यू नॉलेज प्लस लर्निंग। या तो ये हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव सबसम्पशन। क्या है, एग्जिस्टिंग नॉलेज को, जो भी नॉलेज है, जो भी उसका प्रेजेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, उससे हम न्यू नॉलेज को जोड़ेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, नया लर्निंग होगी। तो लर्निंग तभी होगी भाई, आप खुद सोचिए कि चेंज इन बिहेवियर कैसे होगा भाई। एग्जिस्टिंग थ्योरी अभी तक वो जानता है कि फल जो हैं खट्टे होते हैं, ये उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर था, लेकिन अब हमने उसको नई नॉलेज जोड़ दी उसमें कि खट्टे वो क्यों हैं, क्योंकि ये एसिड है। तो मेरी जो न्यू नॉलेज है जो हमने उनको दी है वो किससे अटैच्ड हो गई, उसकी एग्जिस्टिंग जो उसकी नॉलेज थी
जो उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर था। तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि भाई हम कैसे बच्चे को नई नॉलेज देंगे। सबसम ने यही बताया, सबसम्शन के वजह से थ्योरी ने यही बताया कि आप किस तरह से न्यू नॉलेज बच्चे को देंगे। इसके बाद आपका एक मेथड और है कोरिलेटिव सबसम्शन। कोरिलेटिव में क्या है, न्यू मटेरियल इज़ एक्सटेंशन और एलोबरेशन ऑफ व्हाट इज़ ऑलरेडी नो। तो जो हमारा नया मटेरियल है हम उसको इस तरह से एलोबरेट करें कि उसको जो बताने का तरीका है हमारा, है ना, यदि मैं सर्कुलेटरी सिस्टम बता रही हूँ, है उसके बारे में उनको नई जानकारी दे रही हूँ कि भाई आर्टरीज़ में जो है हमारी प्योर ब्लड बहता है और ब्लू में जो है हमारा वेज में हमारे इम्प्योर ब्लड बहता है, तो ये मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन देनी है और मैं चार्ट बना के लाई हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ या कोई डेमो कर रही हूँ, ये अपना तरीका है। तो अब मैं उसको जो न्यू नॉलेज दे रही हूँ वो क्या है आपकी, वो न्यू नॉलेज मैं कैसे दूँगी कि न्यू मटेरियल को यदि मैं एक्सटेंस कर रही हूँ, एलोबरेट कर रही हूँ, तो वो ये देख के करती हूँ कि व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन, कि वो क्या जानते हैं ब्लड, है ना, बच्चे क्या पहले उनका पूर्व ज्ञान का ध्यान रखते हुए ही उसको एक्सप्लेन करूँ। ऐसा नहीं कि बस मैंने फटाफट उसको पॉइंटर लिया और उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उससे उसको केवल उस समय तो याद रहेगा, रट लेगा ज़्यादा घर जाके एग्ज़ाम पास कर लेगा। लेकिन अगर मैं अपने एक्सप्लेनेशन में कोरिलेटिव करूं, कैसे करूं कि जो उसको पता है, बच्चा ये जानता है कि हमारा जो हमारा इम्प्योर ब्लड है उसमें ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है और इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो वो रेड कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो आप इस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए अपने एक्सप्लेनेशन देंगे, है ना। जैसे आप जानते हैं इसका ब्लू कलर क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो और इसका रेड कलर क्यों है, जैसा आप जानते हैं इसमें ऑक्सीजन है। तो सबसे प्योर ब्लड कौन सा होता है, इसलिए कहाँ जाएगा, ये फेफड़ों में होता है, तो ये जो हमारा इम्प्योर ब्लड है, तो आप अपने एक्सप्लेनेशन में आप इसकी नॉलेज का ध्यान रखिए। तीसरा जो बताया मीनिंगफुल लर्निंग का, सबऑर्डिनेट सबसम्शन कैसे होता है कि स्पेसिफिक नॉलेज टू जनरल नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज टू जनरल नॉलेज, जैसे मुझे बताना है एप्पल के बारे में बताना है ना, तो एप्पल के संग हमने और फ्रूट्स बताए, बनाना है ना, ऑरेंज है, फिर वो सब, ये सब क्या हैं, ये सब फ्रूट्स हैं। तो हम जनरल की तरह चले, स्पेसिफिक नॉलेज टू जनरल नॉलेज। तो ये हमारे सारी ये फ्लावर्स के बारे में बता रहे हैं या मैं कोई स्पेशल कैटेगरी के बारे में बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था वर्टिब्रेट्स हैं सारे, अगर मैं फिशेस के बता रही हूँ तो मैं क्या करूँगी और दो उसके ग्रुप के एनिमल्स के नाम लेके बताऊँगी, ये सब सारे जो हैं वर्टिब्रेट्स हैं। तो ये भी एक तरीका है हमारा न्यू नॉलेज को हमें कैसे अटैच करेंगे प्रीवियस नॉलेज से। अब आपका है ये कॉम्बिनेशनल सबसम्शन, न्यू एक्वायर्ड नॉलेज प्रायर नॉलेज टू इनरिच द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ कंसेप्ट। तो न्यू एक्वायर्ड नॉलेज कैसी है कि इसमें प्रायर नॉलेज टू इनरिच द, तो जो हम नई नॉलेज दे रहे हैं, न्यू नॉलेज जो एक्वायर कर रहा है और जो पहली नॉलेज है उसके संग, उसके बाद टू इनरिच द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ कॉन्सेप्ट, दोनों ही कॉन्सेप्ट को उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो हमें न्यू नॉलेज और जो उसके पास पहले से है उसको हम अटैच करते हैं तो उसको दोनों कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी है। इसके बाद आपने देखा कि व्हाट इज़ फिर एन एडवांस ऑर्गेनाइज़र। तो पहली बात तो आपने देखा कि एडवांस ऑर्गेनाइज़र ने इस पे बहुत ध्यान दिया कि हमको जो 4 तरह की लर्निंग है, रोट मेथड, मीनिंगफुल लर्निंग और एसिमुलेशन लर्निंग और हमारी डिस्कवरी लर्निंग, ये चारों बताई थी, लेकिन उन्होंने बेस्ट बताई मीनिंगफुल लर्निंग। अगर हम बच्चे को रटाएं नहीं और जो भी कॉन्सेप्ट बताना है उसको पहले समझाएं, और उन्होंने दूसरी बात ये बताई कि प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके अगर हम न्यू नॉलेज जोड़ें तो हम उसको सबसेशन कहते हैं और उसी आधार पे हमको अपनी टीचिंग को आगे बढ़ाना चाहिए। तो व्हाट इज़ एन एडवांस ऑर्गेनाइज़र? एन एडवांस ऑर्गेनाइज़र इज़ एन इंट्रोडक्टरी आइटम विच इज़ फैमिलियर टू लर्नर्स एंड यूज फॉर टीचिंग एन अननोन कंसेप्ट ऑफ आइडिया। तो जब भी हम कोई नया टॉपिक क्लास में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम उसको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं कि उसकी प्रीवियस नॉलेज बेस्ड होते हैं। तो उसको हमें एडवांस ऑर्गेनाइज़र इज़ एन इंट्रोडक्टरी आइटम विच इज़ फैमिलियर टू लर्नर एंड यूज फॉर टीचिंग ऑन अननोन कंसेप्ट ऑफ आइडिया।
तो इसको हम क्या करते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइज़र क्या है कि हम इंट्रोडक्टरी आइटम है ये, जो मैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी आप सेकंड सेम में जब टीचिंग शुरू करेंगे तो आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बताया जाएगा। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का काम ही ये है कि जैसे ही हम क्लास में जाती है टीचर, गुड मॉर्निंग क्लास, उसके बाद वो कुछ क्वेश्चन पुटअप करती है। उस क्वेश्चन से क्या होता है, हमें उनके आंसर से पता चलता है कि वो कहाँ तक जानते हैं, है ना। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन भी प्री प्लान्ड ही बना के ले जाती है, वो आप लेसन प्लानिंग में समझेंगे सेकंड सेम में। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव ही ये है कि उनकी प्रीवियस नॉलेज को देखना, जिससे जब हम न्यू नॉलेज देंगे तो उनको उसको समझने में आसानी रहेगी और मैं न्यू नॉलेज को उससे कनेक्ट करके ही आगे बढ़ाऊँ। तो ये क्या है आपका, जैसे मैंने एसिड का एग्जाम्पल लिया था या मैंने बेस का एग्जाम्पल दिया था, तो ये क्या है आपका बेस का एग्ज़ाम दिया था। बेस के में भी आप ऐसे पढ़ा सकते हैं कैसे हम लोग साफ़ करते हैं, तो टॉयलेट क्लीनर वगैरह में सब में। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को जो चीज़ वो देख रहा है उससे उसको नॉलेज को हम अटैच करेंगे। इसके बाद आपका ये है कि व्हाट इज़ एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल। अब आपका ये टॉपिक आया जो आपका जैसे मैंने, अब आप देख रहे हैं कि मुझे आपको ये न्यू नॉलेज देनी थी, है ना, एडवांस ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मॉडल। तो मैंने पहले प्रीवियसली जो है आपको उससे आपके कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सेशन नहीं हो पा रहा था, ये हमारी लाइव क्लास नहीं है क्योंकि है, तो इससे मैंने क्या करा, इससे मैं क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा उसका बेस बनाया पहले कि एडवांस ऑर्गन आशुबेल ने दिया। आइसोबेल ने कितने तरह की लर्निंग बताई, 4 तरह की लर्निंग बताई। रोट मेथड, दूसरा कौन सा बताया उन्होंने, मैंने बताया अभी आपको एसिमिलेशन, मीनिंगफुल, और फोर्थ है आपकी डिस्कवरी। लेकिन उसमें से उन्होंने बताया कि मीनिंगफुल लर्निंग पे ज़्यादा जोर दिया। और मीनिंगफुल लर्निंग क्या है, प्रीवियस नॉलेज को हमें हमेशा जो न्यू नॉलेज देनी है उससे अटैच करके पढ़ाया जाए। तो यही एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के की कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको ध्यान चाहिए। सम्पशन थ्योरी मैंने आपको बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 तरह की होती है। किस तरह से, ये जो आपको बताया था मैंने, ये सब्सम्पशन थ्योरी, इसको ये इसी की देन, इन्हीं की आशुबेल ने दी है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, न्यू मटेरियल को आपको कभी कभी पता होता है ये क्या है, लेकिन आप उनका जब वन वर्ड लिखने को आता है या टिक लगाने के नहीं आता है तो आप उनका नाम नहीं बता पाते हैं। तो सब्सम्पशन क्या है, न्यू मटेरियल को हम न्यू प्रीवियस मटेरियल से जोड़ते हैं, इसी को हम सब्सम्पशन थ्योरी कहते हैं, वो सब्सम्पशन कहते हैं। और इसमें आपने देखा ये 4 तरह से आप जोड़ सकते हैं, है ना। डेरिवेटिव है, इस तरह से जोड़ सकते हैं, कोरिलेटिव मेथड से जोड़ सकते हैं, सबऑर्डिनेट से जोड़ सकते हैं, कॉम्बिनेशन सब्सम्पशन से जोड़ सकते हैं। तो आपने देखा कि इसमें भी आपने, मैंने समझाया आपको कि जैसे आप वो पढ़ते हैं, सौर मंडल पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं और बायो में उसमें भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब जब वो ये दोनों नॉलेज जोड़ लेता है दोनों मेथड की, कि अच्छा ये सौर मंडल एक ही है, चाहे साइंस में पढ़ें चाहे ज्योग्राफी में पढ़ें, तो उसने उन दोनों जो उसने साइंस में पढ़ा था उसको अटैच कर लिया ज्योग्राफी में। तो ये क्या है, उसकी मीनिंगफुल लर्निंग है। तो अब आपका जो आ रहा है व्हाट, ये क्या है, ये हमारा व्हाट इज़ एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल। एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल इज़ मॉडल ऑफ टीचिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय डेविड आशुबेल। डेविड आशुबेल, in which a new item is taught by presenting an already learned item in advance। तो सबसे बस मेन बात आप ये याद रखेंगे कि डेविड आशुबेल ने किस पे जोर दिया, मीनिंगफुल लर्निंग पे दिया। और मीनिंगफुल लर्निंग कह लीजिए या सब्सम्पशन थ्योरी कह लीजिए, ये दोनों ही चीज़ें एक ही बात है, ऑब्लिक है ये, चाहे आप उसको मीनिंगफुल लर्निंग कीजिए, उसका नाम दूसरे का क्या है, सब्सम्पशन थ्योरी है, ये भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। कभी कभी ये आ जाता है कि आप कंफ्यूज नहीं हुएगा। क्वेश्चन देखिए, आपको टेट देना है, बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम देना है, तो आपको ध्यान रखना है कि आशुबेल के नाम के आगे चाहे आपकी मीनिंगफुल लर्निंग हो, ये भी आशुबेल ने दी है, और मीनिंगफुल लर्निंग का ही जो है, जो आप ये पढ़ रहे हैं, दूसरा नाम क्या है, सब्सम्पशन थ्योरी, कि ये भी इसी का नाम है। मीनिंगफुल सब्सम्पशन का मतलब ही यह है कि प्रीवियस नॉलेज को आप कैसे करेंगे, एडवांस नॉलेज से जोड़ेंगे। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का आपको मेरे ख्याल से की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमको उनका कहना क्या था कि इस मॉडल को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि हम जो भी पढ़ाएं, चाहे आप एक्सप्लेन करें चाहे डेमोस्ट्रेट करें, उसकी प्रीवियस नॉलेज को ध्यान रख, जैसे जैसे आप अपना डायलॉग डिलीवर करेंगे क्लास में, वो उसकी प्रीवियस नॉलेज से अटैच्ड होता जाएगा, जिससे उनको मीनिंगफुल लर्निंग होगी और बहुत समय तक उनको याद रहेगा।
तो एलिमेंट ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल, ये तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको टीचिंग मॉडल्स में बताया था एलिमेंट्स में कि सबके मॉडल वही हैं, फोकस, सिंटैक्स, सपोर्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम, बस उनके अंदर का जो मैटर है वो चेंज होगा। जैसे इंक्वायरी मेथड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा था, इसमें क्या है, फोकस, स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड इन्हेंसिंग रिटेंशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। तो आपने देखा इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, जो बच्चे का प्रेजेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है। देखिए लर्निंग कब होगी, जो प्रेजेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि जो उसका बिहेवियर है, बिहेवियर कैसे तय है, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है। अब भाई पहले बच्चा ये जानता था कि खट्टे फल है, बहुत खट्टा फल है, अब जब उसको हमने 40 मिनट पढ़ाया, अब बता दिया कि खट्टा किसके कारण है, एसिड के कारण है। अब जब वो घर जाएगा, उसकी घर में पेरेंट्स ने उसको खट्टा फल दिया या संतरा खाने को दिया, तो वो अपनी मदर को बताएगा कि मम्मी ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एसिड है। तो यानी कि उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में चेंज आ गया ना, या उसके बिहेवियर। तो यही तो लर्निंग होती है, चेंज इन बिहेवियर। पहले वो जानता था खट्टा फल है केवल, है ना। तो ये क्या हो गया कि इस एलिमेंट, इस मॉडल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, फोकस यानी कि क्या है कि हमें उसके जो ज्ञानात्मक स्ट्रक्चर है, ज्ञानात्मक संरचना है या कॉग्निटिव डोमेन है, उसको हमें मजबूत करना है। और क्या करना है, जो भी हम न्यू इन्फॉर्मेशन देनी है वो ज़्यादातर उसके दिमाग में या उसके मस्तिष्क में प्रेजेंट रहे। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स इज़ द इंट्रोडक्टरी मटेरियल हैविंग purpose to explain, integrate and interrelate the materials with the previously learned material. Advanced organizers are generally based on the major concepts of propositions, generalization, principle and law of discipline. तो ये आपके समझ में आ ही रहा होगा कि जो भी हमारा इंट्रोडक्टरी मटेरियल है ना, और एडवांस ऑर्गेनाइजर इज़ द इंट्रोडक्टरी मटेरियल। तो जिससे हम जो भी उसके जो इंट्रोडक्टरी मटेरियल है, जो उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में है, वो एडवांस में उसको ही हम अटैच करते हुए सारी चीज़ें कोरिलेट करेंगे, है ना, जनरलाइजेशन करने, जिससे कि बच्चा जो है अपने आप ही फिर जनरलाइजेशन कर लेगा, है ना। जैसे नाउन पढ़ा रहे हैं या प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा खुद समझ, जैसे मैंने अभी सौर मंडल का बताया था कि साइंस में भी पढ़ता है, ज्योग्राफी में। और जब साइंस की मैडम भी यही बता रही हैं, सारे ग्रह के नाम और सूरज है, उधर ज्योग्राफी की टीचर भी पढ़ा रही है, तो उसने दोनों चीज़ें कोरिलेट कर ली, जनरलाइजेशन कर लिया, है ना, सामान्यीकरण निकाल लिया कि भाई सौर मंडल एक ही है, चाहे मैं साइंस में पढ़ूँ, चाहे मैं किस में पढ़ता हूँ, ज्योग्राफी में पढ़ता हूँ। तो इसका मेन फोकस क्या है, हमें कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को क्या करना है, स्ट्रेंथ मजबूत करना है और नई इन्फॉर्मेशन को ऐसे देना है कि वो उससे अटैच रहे और वो काफ़ी समय तक बच्चे के मस्तिष्क में बनी रहे। इसके बाद इसका दूसरा एलिमेंट है, आपको मैंने बताया था कौन सा एलिमेंट है इसका, दे आर द 2 टाइप ऑफ वो है इसमें एलिमेंट एडवांस ऑर्गेनाइजर में। पहले हम पढ़ते हैं, पहला तो या तो हम करते हैं एक्सपोजिटिव है, इसमें प्रोवाइड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड perhaps some lesser concept. These represent intellectual platform for execution of the criminals on which student will hang new information as it is encountered. तो इसमें क्या है कि इसमें हम जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, है ना, वो एट ए हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि जिसमें वो हम जो मैटर देते हैं वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बढ़ाना है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दिया जाता है, जिसमें कि वो न्यू इन्फॉर्मेशन को उसमें जोड़ते हैं। और कंपैरेटिव में क्या होता है, यूज़ फॉर फैमिलियर मटेरियल, दे आर डिज़ाइन टू डिस्क्रिमिनेट अलग अलग विभेदीकरण बिटवीन न्यू एंड ओल्ड कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कन्फ्यूज़न caused बाय देयर सिमिलरिटी। तो ये 2 तरह का है एडवांस ऑर्गेनाइजर। या तो हम इस तरह से करते हैं कि जो भी हम हाईएस्ट लेवल का कॉग्निटिव मैटर दे रहे हैं बच्चे को, एब्स्ट्रैक्शन दे रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन मतलब कॉग्निटिव टेक्स्ट दे रहे हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी प्रीवियस नॉलेज से हो, जिससे वो समझने में आसानी रहे। और कंपैरेटिव में क्या है, यूज़ फॉर फैमिलियर मटेरियल, दे आर डिज़ाइन टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड कंसेप्ट। तो उनको विभेदीकरण कंपैरेटिवली भी दे सकते हैं कि जो वो जानता है और जो मैं नई नॉलेज दे रही हूँ उसको वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाए। ठीक है, अब आपका है कि इसके क्या क्या फेजेज़ हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे फर्स्ट फेज़ है, मान लो ये सिंटैक्स है। आपने देखा था कि हमने
आपको बताया था कि पहले क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था, फोकस था, सिंटेक्स था। सिंटेक्स में मैंने बताया था फेसेस हैं। फेसेस में जैसे फर्स्ट फेज़ में क्या करेंगे, जैसे इंक्वायरी, मैं उसमें आपको याद आ रहा होगा कि हम बच्चे को प्रॉब्लम देती है टीचर, या तो खुद से देगी या बच्चे के संग कंसल्ट करके, और कैसी होनी चाहिए प्रॉब्लम, बच्चे के लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा देखिए दूसरा है, इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइज़र, है ना। कौन कौन सी आप करेंगे, क्या क्या करेंगे एक्टिविटी, क्लैरिफाई एम्स ऑफ द लेसन, है ना, प्रेजेंट ऑर्गेनाइज़र, आइडेंटिफाई डिफाइनिंग स्ट्रक्चर, गिव एग्जाम्पल्स, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, रिपीट, प्रॉम्प्ट अवेयरनेस ऑफ द लर्नर, रिलेवेंट नॉलेज ऑफ द एक्सपीरियंसेस। तो इसमें ये आप एडवांस ऑर्गेनाइज़र का क्या प्रेजेंटेशन होगा कि पहले वो जो हमारा लेसन है, जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम उसमें एग्ज़ाम्पल देंगे जो हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट फेज़ में ये करेंगे। सेकंड फेज़ में क्या होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क टू मटेरियल, प्रेजेंट मटेरियल, मेंटेन अटेंशन, मेक ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन। तो इसमें जितने भी आपके देख रहे हैं, अब वो प्रेजेंटेशन करेगा जो हमको पढ़ाना, जो बच्चे को न्यू नॉलेज देनी है। सेकंड फेज़ में उसको वो प्रेजेंट करना है। इसमें तो फेज़ 3 में क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग, उसका जो कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन है या जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसमें उसको क्या करना है, मजबूत करना है। इसमें क्या करना है, यूज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटिव रिकॉन्पोजिशन। इसमें क्या करना है हमको कि अब जो हमने उसको फर्स्ट और सेकंड में लर्निंग एक्सपीरियंस दिया, अब वो उसको प्रिंसिपल को जो है क्या करना पड़ेगा कि अब वो उसको समझ जाएगा और जनरलाइज करने लगेगा, है ना, क्योंकि हमने उसको रटाया नहीं है, उसको हमने कंसेप्ट क्लियर कर रहा है, उसको मीनिंगफुल लर्निंग दे रहे हैं। अब वो समझ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, फल खट्टा क्यों है ना, हमने उसको बेस बनाया है। तब प्रमोट एक्टिव रिपीटिशन लर्नर, हम उसको अभ्यास भी कराते हैं। तो ये आपने देखा कि इसमें हमारा जो मेन पर्पस है, इसमें स्टूडेंट नहीं कर रहा है, टीचर जो है क्या कर रही है, एडवांस ऑर्गेनाइज़र की तरह पहले हम उसकी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से फर्स्ट फेज़ देखते हैं, एग्जाम्पल देते हैं उसको, उसकी नॉलेज से क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं। ये तो एक एक्टिविटीज़ का हमने एग्जाम्पल दिया है, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो भी आंसर आएगा तब हम प्रेजेंट करेंगे जो भी हम उसको पढ़ाना चाह रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाना चाह रहे हैं या कोई चार्ट से एक्सप्लेन करना। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि चाहे हम एक्सप्लेन कर रहे हो चाहे क्वेश्चन पूछ रहे हो, सबका आधार कैसा हो कि उसको जो भी हम, अगर मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ तो उसमें मुझे बीच बीच में जो वो जानता है उससे कोरिलेट करके एक्सप्लेनेशन देना होगा। इसके बाद आपने देखा सोशल सिस्टम कैसा होगा, द एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, the teacher retain control of the intellectual structure to relate the learning material to the organizer and to help student differentiate new material from previously to successful acquisition of the material। तो इसमें आपने देखा कि सोशल सिस्टम कैसा होता है, रिटेन कंट्रोल ऑफ द इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर। इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर है, बच्चा पूछ रहे हैं, टीचर भी जवाब देगी, जो भी इंटेलेक्चुअल सेक्शन तो रहेगा लेकिन इन्हें कंट्रोल में, टू रिलेट द लर्निंग मटेरियल टू द ऑर्गेनाइजर एंड हेल्प टू स्टूडेंट डिफरेंटली। और एक तरह से वो सहायता भी करता है टीचर कुछ उसकी, अगर वो अपनी क्यूरियसिटी से जो उसकी न्यू नॉलेज में जब न्यू नॉलेज देता है टीचर, तो जो उसमें प्रेजेंट एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, यदि स्टूडेंट कुछ पूछ रहा है तो उसका भी टीचर जवाब देती है। तो हमारा कैसा रहता है, कंट्रोल, टीचर रिटेन कंट्रोल ऑफ द इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखिएगा, कंट्रोल ऑफ द इंटेलेक्चुअल, मतलब इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर रहता है। स्टूडेंट पूछते हैं भाई, जब हम प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं तो उसके दिमाग में क्वेश्चंस तो आएंगे ही ना। जो आप नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको अपनी नॉलेज पता है और आप उसे नई नॉलेज दे रहे हैं, तो आप जो भी उसके क्वेश्चन दिमाग में आते हैं वो पूछेगा। तो सेशन तो इंटेलेक्चुअल रहता है लेकिन इन्हें कंट्रोल हुए, ठीक है, मतलब डिसिप्लिन क्लासरूम रहता है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, negotiation of the meaning and responses between the teacher and the learner, clarify the meaning of the new learning material with existing knowledge of the students, mutual interaction between the teacher and learner, responsibly connect organizer and learning method। तो आपने देखा कि इसमें जो भी मीनिंग एंड रिस्पॉन्सेज बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर, क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द न्यू लर्निंग मटेरियल विद, तो जो भी क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं वो सेशन ये पता चलता है कि न्यू लर्निंग जो दी गई है और जो पहली नॉलेज से
कंसल्ट करके तो क्लियर जो भी हम प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, जो भी क्वेश्चन बच्चे से पूछते हैं, जो भी उसके आंसर आते हैं, उससे हम जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी वो ऐसी होगी कि बच्चे का जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा कि हमें पता चलेगा क्वेश्चन की जो भाषा और टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें ऐसे ही रखने हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसा कि प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके पढ़ाना। यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज को बहुत इम्पॉर्टेंट दी गई है। और इसी तरह इसलिए जब प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कैसे पता चलता है, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उसको मैं कैसे पूरा करती हूँ कि पहले फिर मैं आंसर पूछूंगी, क्वेश्चन पूछूंगी, जो बच्चा आंसर देगा उससे मुझे पता चलता है कि मेरे को अपना ऑब्जेक्टिव पता चला या नहीं चली। क्योंकि पहला क्या था ऑब्जेक्टिव, उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को हमें कैसा बनाना है, मजबूत बनाना है। तो कैसे बनेगा, मैं ये अपने जो मैंने उनको नॉलेज दी है, अब मैं उनसे जो क्वेश्चन पूछूंगी उससे पता चलेगा कि कैसे, जैसे वो आंसर दे रहे हैं मुझे, कि मेरी जो न्यू नॉलेज है बच्चों ने कहाँ तक वो प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट होके, क्योंकि अगर नहीं कर पाएंगे तो वो जल्दी भूल जाते हैं ना। मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब ये है, मीनिंगफुल लर्निंग की बात आती है तो मतलब ही ये है कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना। इसके बाद आपका है ये सपोर्ट सिस्टम। द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवांस ऑर्गेनाइजर डिपेंड ऑन द इंटीग्रल एंड एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप between the conceptual organizer and the content. This module provide guideline for recognizing structure material. तो सपोर्ट सिस्टम में ये है कि हम इफेक्टिवनेस देखते हैं। आप देखिए इसके एलिमेंट्स सब वही चल रहे हैं जो मैंने बेसिक एलिमेंट्स आपको बताए थे। तो इसमें क्या है, द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर किस पे डिपेंड करता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो हमने जो मॉड्यूल बनाया है अपना, जो मैं पढ़ा रही हूँ इस एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के हिसाब से, तो मेरा कितना जो है, कितना कैसे मेरा जो है वो सक्सेस हुई हूँ या नहीं हुई हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है, एवेल्यूशन करना पड़ेगा भाई जो मैंने। तो इंटीग्रल एंड एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनाइजर एंड कंटेंट, कि क्यों हमारा जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है और कंटेंट, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप एप्रोप्रिएट हुआ, बच्चे कॉन्सेप्ट समझे हैं या खाली रट लिया है सारा। तो उसको कॉन्सेप्ट समझने में तो जो भी मेरा वो होगा क्वेश्चन का क्वेश्चनिंग, वो इस हिसाब से होगी। कॉन्सेप्ट बेस्ड भी इवैल्यूएशन होगा, जिससे जो हमारा पर्पस क्या है इसमें, हमारा पर्पस यही तो है कि प्रीवियस नॉलेज से और न्यू नॉलेज को जोड़ना। और दूसरी बात क्या है कि उसको हमें हियरार्चिकल ऑर्डर में नॉलेज को करना है। अगर मुझे मैमल के बारे में बताना है तो खाली मैमल ही नहीं बताना है, बल्कि हमें उसे थोड़ा ब्रॉड सेंस देना है। अगर खाली मैमल के बारे में तो रट लेगा, अब उसको थोड़ी पिक्चर देनी है। थोड़ी बहुत तो बच्चा बर्ड आई नॉलेज रखता है दिमाग में अपने, उसके बाद उसको हमें थोड़ी ब्रॉड पिक्चर देनी है। तो उस बर्ड आई को ही थोड़ा सा हमें ब्रॉड करना है। तो यही मैंने बताया आपको कि रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनाइजर एंड कंटेंट, ये ध्यान रखना है कि हमें कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर करना है, जिससे कि वो रोट मेथड से ना याद करें। तो किससे याद करें, मीनिंगफुल लर्निंग हुई। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर ने सबसे अच्छी बात यही कही कि हमको बच्चे को एज ए टीचर, हमारे लिए उनकी एक ये संदेश है कि हमें इस मॉडल के थ्रू जो उन्होंने बताया है, मॉडल क्या है मैंने आपको बताया था, इनका बेस क्या है, साइकोलॉजिकली बेस है ना। ये भी तो एक साइकोलॉजिस्ट थे अमेरिका के, ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी थी, मैंने बताया था आपको। तो इसमें क्या है कि उन्होंने ये बताया कि टीचर के लिए इस मॉडल के हिसाब से पढ़ाएं। तो इसमें हमारी टीचिंग में हर स्टेप में आप देख रहे हैं प्रीवियस नॉलेज को ज़्यादा जोड़ दिया है ना। प्रीवियस नॉलेज से ही कनेक्ट करके हमें एक्सप्लेन करना है, प्रीवियस नॉलेज से ही कनेक्ट करके हमें कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन करना है, तो जिससे वो हमारी जो डिलीवर कर रहे हैं डायलॉग, वो अपनी प्रीवियस नॉलेज में उनके अटैच्ड होते जाएंगे। तो ये जो बॉन्ड बन जाने से क्या होता, उसको न्यू लर्निंग बहुत अच्छे से याद होगी, है ना। तो ये आपका हो गया सपोर्ट सिस्टम। इसके बाद आपका है इसके क्या यूज़ हैं भाई, एप्लीकेशन क्या क्या हैं। द स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड करिकुलम सीक्वेंस ऑफ कोर्स, तो हमारा करिकुलम भी इसी तरह से वो होता है ना, सीक्वेंस में होगा। टू इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स सिस्टमेटिकली टू की आइडियाज़ ऑफ फील्ड, हर चीज़ सिस्टम में होगी। बट जो भी हम इंस्टेंट करेंगे हम प्रीवियस नॉलेज के बेस पे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप टू गेन पर्सपेक्टिव ऑन एंटायर आइडिया। हर गति सब हम जो भी नॉलेज है उसको हम लॉजिकली देंगे, जो भी पहले हम उनको ब्रॉड नॉलेज देंगे, है ना। यदि हम
जो है किसी स्टेट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, यूपी के बारे में तो मैं अब्रॉड दूंगी कि हमारे पूरे देश में कितने राज्य हैं, उसमें से एक यूपी है। ठीक है। द टीच स्किल ऑफ इफेक्टिव रिसेप्शंस लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉग्निटिव रीऑर्गेनाइजेशन। तो रीऑर्गेनाइजेशन तो है ही, कॉग्निटिव रीऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन एक बार टेट में आया था, कॉग्निटिव रीऑर्गेनाइजेशन किसने कहा है? आशुबेन ने। भाई ऑर्गेनाइजेशन बच्चा तभी तो करते हैं, पहले से नॉलेज है, अब दूसरी और भी मैं नॉलेज डाल रही हूँ, अगर वो नॉलेज उससे कनेक्ट नहीं होगी तो बच्चा वो कैसे अरेंज कैसे करेगा अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में? अगर वो पहले से जो सेटिंग है उसकी नॉलेज की, जो नए नॉलेज हम उसी के हिसाब से दे रहे हैं, तो वो उस हिसाब से सेटअप कर लेगा। नहीं तो वो धीरे धीरे उसको अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं करता है तो धीरे धीरे वो माइंड में रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे वो फिर भूल जाएगा। अप्लाई इंडिपेंडेंटली टू न्यू लर्निंग, इंक्रीज इफेक्टिवनेस इन रीडिंग एंड वॉचिंग फिल्म। तो आप इसको अगर हम ये तो बताइए था कि लर्निंग कैसे ज़्यादा होती है, ये तो आपको उसमें एडगर डेल ने भी बताया था कि रीडिंग एंड वॉचिंग फिल्म, जितना हम देखेंगे, जितना हम सुनेंगे, है ना, देखना सुनना दो हमारी सेंस ऑर्गन्स यूज़ हो रही हैं, तो हमें उससे लर्निंग ज़्यादा होगी। तो बताइए कि जितने सेंस ऑर्गन्स हमारे लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं उतना ही ज़्यादा हम अच्छे से सीखते हैं और वो बहुत समय तक हमारे दिमाग में बना। आपने देखा कि इस मॉडल के हिसाब से यदि हम लोग फॉलो करते हैं अपनी टीचिंग में, तो जो भी बच्चे को हम ज्ञान देते हैं वो प्रीवियस नॉलेज से अटैच्ड होकर देते हैं, तो उसको ज़्यादा देर तक उसके मस्तिष्क में वो ज्ञान बना रहता है। तो हमें इस मॉडल को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं उससे बच्चे को जैसे रीऑर्गेनाइज्ड जो प्रेजेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, एक हमने नई नॉलेज दी तो उसको रीऑर्गेनाइज करता है कहाँ पे? अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में। तो हमें ये 2-3 पॉइंट जो बताया आशुबेन ने, उसको अगर हम अपनी टीचिंग में फॉलो करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स हमको जल्दी मिलेंगे, इजीली हम अचीव करेंगे और बच्चे को चेंज इन बिहेवियर, एडवांसमेंट ऑफ बिहेवियर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि लर्निंग ईजीली होगी और बहुत लंबे समय तक उस पर बनी रहेगी। तो आज आपने लर्निंग ये मॉडल पढ़ा, टीचिंग मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। आशा करती हूँ आपको ये सेशन जो है आपको नॉलेजेबल रहा होगा। थैंक यू सो मच।